हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं और 19 में अभी आपके 3 सेट समाप्त हो चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका चौथा सेट चल रहा है, यानी कि 316 डीजे। यानी कि जो पेपर कोड है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो ये कोड आपको उस कॉपी में एक कॉलम दिया होगा जिसमें आपको लिखना होगा। तो ये जानकारी भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी तब तक आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। इसलिए इसको बातों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का जिसमें हम आपका एक सेंट्रल आइडिया और आपके फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो को प्रोवाइड करेंगे और दोनों ही टॉपिकों को इसमें डिस्कस किया जाएगा और दोनों ही टॉपिक आपके बहुत ही अच्छे हैं। एक आपका 7 नंबर का आता है और एक 4 नंबर का आता है। तो कहा जाए वैसे हम इसकी आपको फुल वीडियो बहुत ही पहले आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन ये अनसॉल्व पेपर में आपका आया है तो हम इसमें डिस्कस करेंगे और अनसॉल्व के माध्यम से आपकी जो भी बहुत छोटी मोटी कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि आपने अनसॉल्व और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो सीरीज है, उनको यदि आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आप बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हमने पूरी तरह समाप्त करा दिया है और इसमें अभी हम 19 में भी आपके 3 सेट कंप्लीट करा चुके हैं और इस समय चल रहा आपका चौथा सेट चल रहा है, यानी कौन चल रहा है, चौथा। और इसका भी आपका पार्ट नंबर 3 चल रहा है और ये सेक्शन ए का टॉपिक है। इसके बाद आपका जो सेक्शन ए है वो समाप्त हो जाएगा और फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जो कुछ होगा उसको हम बहुत ही से डिस्कस करते हैं। आपको हर चीज को समझना है, याद करना है और उसको लिख के भी देखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी को सुनाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, आपको लिखना है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमारा एक क्वेश्चन छूट गया, हमारा ऐसे वाला टॉपिक छूट गया, हमारी स्टोरी रह गई। तो देखो, इस चीज को यदि आपको कवर करना है तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को टाइम बाउंड करना होगा कि हमको ये क्वेश्चन इतने समय में करना है, ये वाला इतने समय में। यदि आप इस चीज को पहले से ही कंप्लीट कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पूरा पेपर 100% पूरा हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका सेंट्रल आइडिया। क्या करेंगे? सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 7 मार्क्स का आता है। इस बात को आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का। किसका? फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि एग्जाम में आपका 2+2 यानी कि 4 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपको पता होगा, हम पहले बता चुके हैं कि किसी एक कि आपको डेफिनेशन और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं। तो देखो, इसमें आपके 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होते हैं, टोटल आपके 7 हैं, जिसमें से आपको किसी एक को करना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि आपने कंटिन्यूअसली लगातार आपने 4 को तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको 4 को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है और याद करने के बाद उनके जो एग्जाम्पल है उनको भी याद करना है। एग्जाम में 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं, बट आप 3 एग्जाम्पल याद करोगे, क्योंकि हमने सुना है कि बच्चे कहते सर हम एक एग्जाम्पल भूल गए थे, हमने 2 याद किए थे, लेकिन एग्जाम में पेपर को देखते ही हमें एक एग्जाम्पल भूल गए। तो एक एग्जाम्पल भूल गए मतलब कि आपका 1 नंबर लेस हो गया। इसलिए आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। कितने करने हैं? 3, जिसमें कि आप यदि आप एक भूल भी जाते हो तो 2 तो आपको याद रहेंगे और एग्जाम में आपको 2 ही लिखने हैं, ठीक है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि बहुत ही अच्छा सेट है और इस सेट में से हो सकता है कि आपको कम से कम 50% पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से आपको याद करना है और जितने भी पार्ट हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो होता है, जिसको आप 15 मिनट में देख सकते हैं। एक बार में न समझ में आए तो दूसरी बार भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द सेंट्रल आइडिया, यानी कि
कविता का सार लिखिए। कविता का क्या लिखना है? सार ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम, किसी एक कविता का आपको सार लिखना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको एग्जाम में 3 पोएम के नाम दिए होंगे और जिसमें से किसी एक ही पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन सी पोएम है, इसमें देखो मैंने जो आपके सिलेबस में है उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं, बाकी को हम हटा देते हैं। जैसा कि देखो फर्स्ट पर लिखा हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक, सेकंड पर आउट ऑफ सिलेबस और थर्ड पर भी क्या है? आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। अब वो 2 कौन सी है उनको मैं बता देता हूँ आपका, और मैंने उनका नाम भी नहीं लिखा है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इससे यदि इनका नाम लिख भी दें। तो देखो ए नंबर पर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है आपका, और बी नंबर पर है इसमें आपका फ्रॉम एन एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो ये कोरोना कारण इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। और आपका सी नंबर पे है ला विल्डाम सन्स मर्सी, यानी बिना दया की औरत, तो इसको भी इसमें से हटा दिया गया है। तो हम दोनों को इसको डिस्कस नहीं करेंगे और हम केवल किसको? ऑन हिज ब्लाइंडनेस को करेंगे। बहुत ही अच्छी पोएम है, जॉन मिल्टन ने इसे लिखा है और इसको हम सोनेट के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोनेट। तो मैंने ये बात आपको बताया भी था जब हमने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था इसका कि किस तरह से आपको इसका, तो उसमें हमने बताया कि इसको आप पोएम लिख के सोनेट लिखना, एग्जाम में एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी ऑन में होता है पर, हिज में तो होता है उसके, और ब्लाइंड अंधे होने पर, तो कह सकते हैं कि उसके अंधे होने पर। तो इस पोएम में क्या है कि कवि जो है अंधा हो जाता है और वो भगवान की सेवा करना चाहता है, लेकिन समय से पहले ही वो अंधा हो जाता है और जो उसकी आंखों की रोशनी जाती है वो 44 में जाती है। तो वो बड़ा गिल्टी, बड़ा दुख महसूस करता है कि अब मेरी आंखें जा चुकी हैं, अब क्या होगा मेरा, मैं अपने इन पोएम्स के माध्यम से भगवान की सेवा करना चाहता था, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान को भी कोसता, कहता है भगवान तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में, किस कविता में? ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता में, द पोएट इज वेरी सैड, यानी कवि जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? दुखी है। द पोएट इज वेरी सैड बिकॉज, क्योंकि, ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट, क्योंकि वह अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है। तो इस कविता में, कौन सी कविता में? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और कौन है इसके पोइट आपके? जॉन मिल्टन। कौन है? जॉन मिल्टन। जैसा कि हमारे इंडिया में एक पोइट है आपके, जो हिंदी के पोइट हैं वो हैं आपके सूरदास जो अंधे थे, और इंग्लिश के जो पोइट हैं आपके जॉन मिल्टन, सेम एक जैसे हैं, ये भी अंधे थे, ठीक है। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इज वेरी सैड, कवि बहुत ज़्यादा दुखी है, बिकॉज, क्योंकि, ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट, क्योंकि वह आंखों की रोशनी को खो चुका है। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट, मिस होता है कि, वह सोचता है कि, नाउ मिस अब, ही विल नॉट बी एबल टू यूज, कि वह अब प्रयोग नहीं कर सकेगा, हिज पोइटिक क्वालिटीज, अपने कवित्व गुण का, यानी कि वह अपने कवित्व गुण का प्रयोग नहीं कर सकता है, इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में। यानी कभी कहता है कि वह अपना जो पोइटिक गुण है, जो उसका क्वालिटी है, अब वो भगवान की सेवा में उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। बट, लेकिन, ही रियलाइजेज सून, लेकिन जल्दी ही वह इस बात को महसूस करता है, दैट गॉड डज नॉट नीड मैन्स वर्क, कि भगवान को मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। यानी भगवान को आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है किसकी? मनुष्य के कार्यों की, और हिज गिफ्ट, और उसके उपहारों की। यानी मनुष्य को उसके कार्यों, भगवान को मनुष्य के कार्यों, उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने क्या किया? उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है। द सैडनेस, यानी कि दुख, एंड सफरिंग, और कष्ट, दुख और कष्ट, या दुख और परेशानी कह सकते हैं आप, ऑफ द लाइफ, जीवन के, यानी जीवन के दुख और कष्ट, आर गिवन, दिए जाते हैं, टू बाई गॉड, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। किसके द्वारा दिए जाते हैं? भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। टू चेक, चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, आवर पेशेंस, हमारे धैर्य को। यानी कि कवि का भाव ये है कि भगवान जो हमको कष्ट देता है, भगवान जो हमको परेशानी देता है,
तो वह हमारे धैर्य को चेक करना चाहता है कि हमारे अंदर इस कष्ट को सहने की कितनी क्षमता है, हम कितना कष्ट सह सकते हैं, या इस कष्ट के द्वारा हम बहुत जल्दी विचलित होकर कुछ गलत भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परिश्रम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो वो इस परेशानी से दिक्कत होकर उल्टा सीधे कदम उठा लेते हैं। तो भगवान यही चेक करना चाहता है, यही देखना चाहता है कि कौन सा व्यक्ति कितना कष्ट सह सकता है, कितना दुख को सह सकता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ईश्वर क्या करता है, ईश्वर हमें परेशानी देता है, कष्ट देता है। तो बात समझ गए होंगे कि यदि कोई परेशानी, कोई विपत्ति हम पर आती है तो हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि भगवान हमारी जो धैर्य है उसको चेक करना चाहता है कि ये व्यक्ति कितना सहनशील है, ये कष्ट को कितना सह सकता है। तो यदि कोई हमारे साथ गलत बात भी हो जाती है तो हमको बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं करना है, कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना है। बहुत सारे विद्यार्थी कोई फांसी लगा लेते हैं, कोई पॉइजन खा लेता है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भगवान हमारे क्या कर रहा है, वो हमारे पेशेंस को चेक करना चाहता है कि ये व्यक्ति कितना कष्ट सह पाएगा। तो हमको उसके कष्ट को सहना है और उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए और हमें दोबारा मेहनत करनी है और कोई सुझाव, कोई नया तरीका ढूंढना है। बट ऐसा नहीं करना है, ये गलत बात है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, जो कष्ट होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, हमारे धैर्य को चेक करने के लिए। तो हमें उनसे परेशान नहीं होना है, उनसे लड़ना है, उनसे पीठ नहीं दिखाना है, उनसे घबराना नहीं है और घबरा के कोई कदम नहीं उठाना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसीलिए वी शुड हैव फेथ इन, इसीलिए हमें रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए इन गॉड, भगवान में। यानी कि हमको भगवान में विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परेशानी, कष्ट आ गया और उल्टा सीधा कदम उठा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान में विश्वास रखना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि जो हमें कष्ट आया है उससे हमें निवारण प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छी पोएम है ऑरेंज ब्लाइंडनेस, और हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से याद करोगे और याद करने के बाद इसे लिखे और देख लोगे। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमको कितना अच्छी तरह से याद हो गया है, कितना हम एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। आगे है आपका अगला क्वेश्चन है 8वां, राइट में से होता है लिखिए। द डेफिनेशन में से परिभाषा लिखिए ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। जो निम्नलिखित आपके लिए अलंकार दिए हुए हैं उनमें से किसी एक की डेफिनेशन विद 2 एग्जाम्पल्स, और उसके 2 उदाहरण लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए होंगे, जिसमें फर्स्ट है सिमिल, इसको उपमा बोलते हैं, हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार होता है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो तीनों को समझ गए होंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से 3 दिए होते हैं और इसमें से आपको किसी एक को करना है। बट बोर्ड पर थोड़ी जगह की समस्या थी, इसीलिए हमने केवल 2 को ही डिस्कस किया है, केवल 2 को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीसरा आएगा नहीं। लेकिन हमने यहाँ पर सिमिल को छोड़ दिया है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। पिछले वीडियो में हम इसको, पिछला जो पेपर आया था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, जाके आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें हम इन दोनों को डिस्कस कर देंगे, तो तीनों डिस्कस हो गए। और देखो, यदि आपने पीछे जो सन 2020 का हमने पेपर कराया था उसमें कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं बचा है मेरे हिसाब से, यानी कि किसी पेपर में कोई सा, किसी पेपर में कोई सा, और इस तरह से आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आपके डिफाइन हो चुके हैं। आपने उसको समझ भी लिया होगा, और फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम का एक फोल्डर बना हुआ है और उसमें आप 7 को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर है सिमली, और सेकंड पर हाइपरबोल, और तीसरा है आपका पर्सोनिफिकेशन। तो हमने देखो इसमें बी और सी को डिस्कस किया है, यानी हाइपरबोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इन हाइपरबोल यानी कि इन मतलब अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, थिंग्स माने वस्तुओं को, आर शोन दिखाया जाता है, यानी जो वस्तु होती है उनको दिखाया जाता है। एज ग्रेटर बहुत ज़्यादा महान दिखाया जाएगा, कैसा दिखाया जाएगा, बहुत ज़्यादा महान, और लेस और बहुत ज़्यादा बुरा दिखाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा
महान और बहुत ज़्यादा नीचा, बहुत ज़्यादा बेकार दिखाया जाएगा। बेटर या तो बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखाया जाता है, बेटर मीन्स क्या होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, और वर्स या बहुत ज़्यादा बुरा दिखाया जाता है। तो बात समझ गए होंगे, या तो किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं दिखाया जाएगा, या बहुत ज़्यादा बुरा। देन दे रियली आर, देन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, दे रियली आर, जो उनकी वास्तविक स्थिति है, यानी कि जो उनकी वास्तविक स्थिति है उसको उससे या तो बहुत ज़्यादा छोटा दिखाया जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया जाएगा, या बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुरा। तो समझ चुके होंगे आप कि इस अलंकार में क्या होता है कि वस्तुओं को या तो बहुत ज़्यादा महान या बहुत ज़्यादा नीचा गिरा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बेकार दिखाया जाता है, जो उनकी वास्तविक स्थिति होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वेव्स रोज, वेव्स में से लहरें होती हैं, रोज माने उठ रही हैं या उठ गई हैं, लहरें उठ गई हैं। माउंटेन हाई, माउंटेन मीन्स पर्वत, हाई मीन्स ऊंचा, तो लहरें पर्वतों से भी ऊंची उठ गई हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि लहरें ऊंची उठ रही होंगी, लेकिन पर्वतों से ऊंचे कभी नहीं जा पाएंगी, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई बहुत होती है। आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट को कितना है, 88848 है, कितना है वो 8848 है ना। तो आपने देखा होगा उसको, उसकी ऊंचाई को कितना ऊंचा है, क्या लहरें इतनी ऊंची हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी, लेकिन ऊंची तो उठती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन होती है उसको डिफाइन करने के लिए, पूरी तरह से बताने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर में से नदियां, ऑफ ब्लड माने खून की, खून की नदियां, फ्लड माने बह गई, खून की नदियां बह गई, इन द बैटल माने युद्ध में। तो देखो कितना भी भयानक युद्ध हो जाए लेकिन खून की नदियां नहीं बह सकती हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा से मतलब क्या है कि ज़्यादा युद्ध में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई तो लोग ज़्यादा मरे, खून ज़्यादा निकला, लेकिन उसी को क्या कहा कि खून की नदियाँ बह गईं। तो क्या है इसमें बड़ा चढ़ा कहना, खून की नदियाँ कभी नहीं बहती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका हाइपरबोल है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी वेप्ट, वह रोई, ओशिन ऑफ टीयर्स, सागर भर दिया, किससे, आंसुओं से, यानी कि वह ऐसी रोई कि आंसुओं से सागर भर गया। ऐसा हो सकता है कि सागर आंसुओं से भर जाए, समुद्र भर जाए, नहीं हो सकता, लेकिन मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, खूब आंसू निकल रहे थे। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको आप। अगला देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, इसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। डेफिनेशन है, इन पर्सोनिफिकेशन यानी मानविक अलंकार में द लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और भावात्मक विचार, निर्जीव वस्तुओं भावात्मक विचारों को आर थॉट माना जाता है या समझा जाता है, ऑफ एज दोबारा लग गया, ऑफ एज ए पर्सन, एक व्यक्ति की तरह, हैविंग लाइफ, जिसके पास जीवन हो। यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे भावात्मक विचारों को या निर्जीव वस्तुओं को किसकी तरह दिखाया जाता है, सजीव व्यक्ति की तरह दिखाया जाता है, जैसे कोई सजीव व्यक्ति हो। तो समझ गए होंगे, यानी कि जो भाव होते हैं या कोई निर्जीव वस्तु होती है तो उसको सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाता है, और उसे बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अब ब्लाइंड कौन हो सकता है, कोई पशु होगा वही अंधा हो जाएगा, अंधा तो वही होगा जिसकी आंखें होगी, जिसकी आंखें होगी वही तो अंधा होगा। लेकिन यहाँ इसने क्या कहा कि लव इज ब्लाइंड, यानी कि प्यार अंधा है, तो प्यार को सजीव मान लिया इसने, तभी तो अंधा होगा। प्यार की दो आंखें होनी चाहिए, हाथ भी होने चाहिए, पैर भी होने चाहिए, तभी तो अंधा होगा, वो आंखें होने पर तो अंधा होगा। तो उसने प्यार को क्या मान लिया, सजीव। तो हमने बताया नहीं, इसमें एक तो जो भाव होता है उसको दिखाया जाता है और एक सजीव व्यक्ति को दिखाया जाता है, सजीव व्यक्ति के अंगों को प्रस्तुत किया जाता है किसी को। तो ब्लाइंड में आंखें अंधी होंगी और यहाँ लव को दिखा रहा है, तो क्या हो गया, विचार हो गया। तो हमने बताया इसमें क्या होता है, इसमें या तो कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगा आपका, या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होगा। बात समझ गए होंगे।
उसको इसमें दिखाया जाएगा। देखो अगला दूसरा देखिए, अपॉर्चुनिटीज नॉक्स, यानी कि अवसर जो होते हैं, अवसर मौका कह सकते हैं, अवसर खटखटाते हैं। एट द डोर, दरवाजे को या दरवाजे पर, यानी अवसर दरवाजे पर खटखटाता है या दरवाजे को खटखटाता है। वट वंस, एक बार, कब खटा? एक बार। तो देखो अवसर कोई व्यक्ति है, भाई दरवाजा कौन खटखटाएगा? या तो कोई व्यक्ति खटखटाएगा, या कोई पशु हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, यानी कि सजीव। और इसमें क्या कह रहा है? अवसर, मौका, मौके ने दरवाजे को खटखटाया। तो निर्जीव को क्या मान लिया? सजीव मान लिया हमने, ठीक। एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि चिंता, एनेक्सिटी क्या होती है? चिंता। तो विचार हो गया हमारा ये। इज सिटिंग, बैठी हुई है, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, यानी चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अब चिंता क्या है? कोई मक्खी है, कोई कीड़ा है, या कोई और सजीव प्राणी है तो चेहरे पर बैठ जाएगा, या मच्छर है तो चेहरे पर कौन बैठ सकता है? कोई सजीव भी बैठ सकता है, लेकिन उसने कहा चिंता बैठी है। तो निर्जीव को किस पे बैठा दिया? सजीव के पास बैठा दिया। तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। तो समझ गए होंगे आप बहुत ही अच्छी तरह से। एक इसमें रह गया, हमने बताया ना सिमिल को रह गया, तो इसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और यदि आगे आएगा तो आगे हम इसे डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इनको देखना है और समझना है। एक बार में वीडियो न समझ में आए तो वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आपकी समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए और एग्जाम में लिखना चाहिए, तभी 90+ के पार पहुंचोगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।